जहां मैं रहता हूं अकोदिया मंडी, आपने बताया, एक रेड डली पुलिस की, 40 जुआरी पकड़ा है भाभी जी, और उन जुआरियों का पंचनामा पुलिस वाला बना रहा। अचानक एक जुआरी ने पुलिस वाले से हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ भागा। 4-5 पुलिस वाले पीछे भागे, वो सीधा भागता हुआ गया और पुलिस की वैन में बैठ गया। पुलिस वालों ने पहले तो उसे ठोका, फिर पूछा क्यों रे, जब पुलिस वैन में आके बैठना था तो भागा क्यों? वो जुआरी बोला, हुजूर जब पिछली बार पकड़ाया था तो बैठने की जगह ही नहीं मिली थी। तो ये पहले आओगे पहले पाओगे। धर्मेंद्र भाई बता रहे थे, देखो मैं व्यंग कवि हूं, मैं थोड़ा आपको मेरे लायक कर रहा हूं। महिलाओं की उपस्थिति को विशेष प्रणाम इसलिए करता हूं कि इतनी सर्द रात में भी कविता के लिए, कवि सम्मेलन के लिए आप लोग आए हैं, विशेष प्रणाम करता हूं। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं। एक टिप्पणी कर रहा हूं बस, पुरुषों आपके हक में बता देना मुझे, महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल कि उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले। क्या टिप्पणी है भैया, उसकी आरती उतार देती है। सच कह रहा हूं। अभी मुझसे धर्मेंद्र भाई पूछ रहे थे कि यार भाई साहब, धर्मेंद्र भाई, पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा धर्मेंद्र भाई ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है वही कमाल है। मेरी 7 पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी। ये मुझसे पलट के बोले कि आपकी भी नहीं करती। मैंने जो जवाब दिया थोड़ा बारीक है, लेकिन अगर यहां से समझ गए तो मैं जानता हूं एक हाथ हवा में लहरा जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा। ये मुझसे पलट के बोले कि आपकी भी नहीं करती। मैंने कहा धर्मेंद्र भाई एक बात ध्यान रखना, अगर हिंदुस्तान में रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। बहुत अच्छे, समझदार लोगों ने तालियां बजाई, मुझे अच्छा लगा। ये मुझसे फिर पलट के बोले यार भाई साहब क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, इसलिए नहीं करती कि जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साम मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि आप और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले भाई, जो चीज फोकट में मिली है उसको इज्जत कौन कर रहा है? तो हम तो वो वाले फोकटी हैं। यार कुछ गड़बड़ हो गया माइक में, या तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे और थोड़ा सा इको दे दे। इसमें से केजरीवाल की आत्मा निकाल दो अगर घुस गई हो तो। ये थोड़ी सी गड़बड़ है, वो हो जाएगा। खींच रहा है। यहां से आयुषी जब काव्य पाठ कर रही थी और पत्नियों की कविताएं पढ़ रही थी, पत्नियों का जिक्र कर रही थी, तो भगवान जी कसम पत्नी शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी हो रही थी, कपकपी आ रही थी। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आ रहा था जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है साहब, तो ऐसा लगता है कि वो मांगनी थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और ताली तो पूरा सदन इस बात पे बजाएगा कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। तो हमें तो वो संताप भी उठाना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है साहब कि मैंने उससे निजात पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। मेरी सारी तकलीफ उन्होंने सुनी, फिर मुझे पकड़ के कोने में ले गए। और कोने में ले जाने के बाद जो एक पंक्ति उन्होंने बोली बुजुर्गवार,
उसको सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख दर्द तकलीफ कष्ट वेदना यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। बहुत अच्छे, इसकी भी माँ है। अब आप थोड़े थोड़े मेरे लायक हुए। भाई राम भगावर, तुमने क्या काव्य पाठ किया है बाबा, कमाल। आतंकवादियों का जिक्र कर रहा था मेरा भाई। मैं आतंकवादियों की कोई गलती नहीं मानता रहा, बड़े मन से कह रहा हूं ये बात। क्या गलती है बेचारे आतंकवादियों की? अरे हिंदुस्तान की मिट्टी की गंध ही इतनी सौंधी है, इसकी खुशबू ही इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहाँ। हाय हाय, क्या बात